Success and excuses do not talk together. If you want excuses, forget about success. If you want success, do not give excuses. Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020। जून, जुलाई एंड अगस्त के हमने लगभग सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। अगस्त के थोड़े रिमेनिंग है, उनको हम बाद में आगे जितने भी जो लेक्चर्स होंगे उनको उनमें डिस्कशन में ले लेंगे। ओके, अभी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर के करंट अफेयर्स और जल्दी से कोशिश करेंगे कि सितंबर और आगे के जितने भी मंथ्स हैं उनको हम कवर कर लें। Before starting our today's lecture, if you are planning to move to Unacademy Plus subscription, आप सोच रहे हैं कि अब हमें Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए तो बिल्कुल मत भूलिए, हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी IAS यूज कर आपको मिल सकता है डिस्काउंट। If you have any doubt, any query regarding any topic, any issue या फिर आपको Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We are on all of these platforms and we would be really happy to help you. तो ये है हमारा टॉपिक्स ऑफ द डे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आज के क्या क्या टॉपिक हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन में लेंगे G7 समिट, देन स्पेसकॉम, देन स्वेलबार्ड, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्टर असेसमेंट आइडा, मेगालिथिक स्वॉर्ड अनअर्थ इन कोझिकोडे, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एंड इंडोर एयर पोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा G7 समिट। द 3-day G7 समिट वॉज कंक्लूडेड ऑन अगस्त 26, 2019। ओके, फ्रांस के अंदर हुई थी ये, और अभी की जो 2020 की G7 समिट है ये होने वाली है जून 10 को। ओके, तो उसके बारे में आप थोड़ा नजर में रखना। जून 10 में जो भी चीजें वो डिस्कशन में लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। कोई अगर नया इनिशिएटिव वो ला रहे हैं तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। ओके, ऑल्दो नो जॉइंट कम्युनिक was issued at the end of the summit, कुछ ऐसा खास कोई joint ऐसा venture टाइप का नहीं लेकर आई है, but the French president released a statement stating that the 7 industrialized nation, ये जो 7 industrialized nations हैं, were committed to open and fair world trade, वो committed हैं open and fair world trade के लिए and global economic stability। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने दी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज के बारे में बात करी गई। दे हैड अ डिस्कशन ऑन Amazon रेन फॉरेस्ट। ओके, G7 countries pledged $20 million help to fight fires in Amazon रेन फॉरेस्ट। इस साल 2019 में एज वेल एज 2020 में हमें बहुत सारी जगह फायर्स देखने को मिली। Amazon रेन फॉरेस्ट में तो फायर लगी ही, हमें ऑस्ट्रेलिया में भी बुश फायर देखने को मिली, और अभी तो इंडिया में रिसेंटली हमें देखने को मिली कि फायर लग रही हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो इनके लिए एक डेडिकेटेड इन्होंने एक कुछ पैसे अलॉट करने की बात करी गई। ओके, यूएस ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रांस ओवर गाफा, गूगल, एप्पल, फेसबुक, Amazon टैक्स। ओके, जहां पर एक 3% का टैक्स लगेगा ऑन सेल्स जनरेटेड इन द कंट्री बाय नॉन टैक्स पेइंग ऑनलाइन जायंट्स, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, उन पर टैक्स लगाने की बात करी गई। अदर रिलेटेड इश्यूज जैसे ईरान ओवर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लेने की बात करी गई। द G7 लीडर्स बैक्ड द एग्जिस्टेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन इन 1984 ऑन हांगकांग। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका offered a better deal after UK's Brexit. There was a call for restating Russia. Okay, तो ये सब कुछ चीजें थी जो कि ली थी, बट आपको एक मोटा मोटा तौर पर पता होना चाहिए कि ये सब बारे में इन्होंने डिस्कशन में लिया कि रशिया को वापस ले आएंगे। अभी 2020 में जो होने वाली है उसमें हमें देखने को मिल सकता है कि रशिया पार्टिसिपेट करे। रशिया आफ्टर दे एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014, ओके, तो उसके बाद से वो नहीं था, बट अब उसको वापस से इनमें लाने की बात करी जा रही है। एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, अ स्पेशल इन्विटेशन वाज सेंट टू इंडिया टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस समिट। ठीक है, हमें एक स्पेशल इन्विटेशन मिला था कि हम इसका पार्ट बन सकते हैं। इंडिया हाईलाइटेड द स्टेप्स टेकन इन द रिगार्ड, विच इंक्लूड हाउ टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक,
harnessing solar energy, saving water, protecting flora and fauna. On a session on digital transformation at G7, regarding digital transformation, Indian Prime Minister ने कहा कि India's usage of technology for enhanced and innovative digital payment initiative, India is putting enormous efforts. हम काफ़ी efforts लगा रहे हैं जिससे हमारी जो digital technology है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए और हम fight कर सकें social inequality से जो कि हमारे देश में बहुत सालों से पल रही हैं. Also, so that we can empower the citizens, we can also inclusion कि हम जितने से ज़्यादा लोग हैं उनको एक बेनिफिट के अंदर ला पाएं, उनको इंक्लूड कर पाएं. ठीक है, इसके बारे में बात करी गई. द नीड फॉर अ डेडिकेटेड मल्टीलेटरल ग्रीन बैंक वॉज डिमांडेड कि एक ग्रीन बैंक बनाया जाए. पर्पज इसका ये होगा टू फिनेंस द प्रोजेक्ट सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिटिगेटिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस. ओके, इसमें क्या होगा, फंड किया जाएगा उन सारे प्रोजेक्ट्स को जो कि एक बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं. दिस बैंक will complement and collaborate with other existing multilateral region and national institution in co-financing the project. Okay, and थोड़ा सा G7 के बारे में देख लेते हैं. ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि G7 ग्रुप ऑफ 7 एक फोरम है वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का. ओके, एंड वो एनुअली मीट करते हैं, एनुअली होता है ये टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी इश्यूज. इस बार तो शायद ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू होगी. The G7 has its root in an informal meeting of the finance minister of France, West Germany, the US, Great Britain, Japan, the group of 5 in the wake of 1973 oil crisis. Okay, और उसके बाद it inspired the French president to invite the leaders of those countries and Italy. ठीक है, फॉर द फर्दर डिस्कशन ऑन ग्लोबल ऑयल. ठीक है, कि जो ऑयल का जो भी क्राइसिस है उसको रिजॉल्व कर सके. उस टाइम पर बना ये G7 समिट. समिट आर हेल्ड एनुअली होता है ये एंड होस्टेड ऑन अ रोटेशन बेसिस बाय ग्रुप्स मेंबर्स. रोटेशन बेसिस पर ये होस्ट किया जाता है. द 2018 समिट वाज होस्टेड बाय कनाडा. ठीक है, उसको कनाडा ने होस्ट किया था. द 45th G7 समिट वाज होस्टेड बाय फ्रांस. ठीक है, ये वाली जो थी ये फ्रांस ने किया है. आप मुझे बताएंगे 2020 की जो समिट होने वाली है जो कि हमें जून 10 को देखने को मिलेगी, उसको कौन होस्ट कर रहा है. ओके, मेंबर्स, द G7 मेंबर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज 7 वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड नेशंस. ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, जापान, ये सब इसके मेंबर है. द यूरोपियन यूनियन इज समटाइम्स कंसीडर्ड एज अ 8th मेंबर. ठीक है, उसको एज अ 8th मेंबर लिया जाता है सिंस इट होल्ड्स ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फुल मेंबर एक्सेप्ट टू चेयर और होस्ट द मीटिंग. ठीक है, चेयर नहीं कर सकता, होस्ट नहीं कर सकता मीटिंग को, बट जितने भी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कंट्रीज की तरह यूरोपियन यूनियन को भी मिले हुए हैं. मेन काम है समिट का यही है कि जितने भी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इनको देख सके. ठीक है, कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो इतनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें कोई इकोनॉमिक इशू नहीं हो, जो ट्रेड हो वो अच्छे से वर्क करे. यही इस समिट के बारे में इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पेसकॉम, अ न्यू पेंटागन कमांड. आप लोगों ने न्यूज चैनल में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेटिफाई कर दिया है फॉर्मेशन ऑफ द ब्रांच ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जिसको वो यूएस स्पेस फोर्स कहते हैं. ओके, अब यूएस स्पेस फोर्स भी बनेगी एक 6th आर्म. ओके, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2020 के द्वारा इसको बनाया गया. रिसेंटली 2019 में हमें देखने को मिला कि यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ न्यू पेंटागन कमांड स्पेसकॉम. ठीक है, जो कि डेडिकेटेड होगा टू द वेरफेयर इन स्पेस. द यूएस हैज अनाउंस्ड दिस ड्यू टू थ्रेट परसेप्शन इट फील्स फ्रॉम चाइना एंड रशिया इन स्पेस. कि चाइना एंड रशिया से जो भी जो थ्रेट देखने को मिलते हैं स्पेस के अंदर, उसके बारे में इन्होंने बात करी. In 2018, Pentagon elevated its cyber warfare operation to Cybercom. ठीक है, Cybercom को ये लेकर आए, recognizing that online attack and defense constituted a unique theater of combat. Okay, US President also announced that Spacecom will be followed by the establishment of United States Space Force. अभी हमने बात करी 6th branch of United States की. ठीक है, सबसे पहले ये बनाया गया स्पेसकॉम, इसके बाद इन्होंने घोषणा करी कि ये एक 6th ब्रांच लेकर आएंगे. ओके, देयर आर 5 एग्जिस्टिंग फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मरीन, कोस्ट गार्ड. ठीक है, अब जो 6 देखने को मिल रही है दैट विल बी द स्पेस फोर्स. द यूएस एयरफोर्स ऑलरेडी हैज अ डेडिकेटेड space warfare operation. However, the Spacecom will elevate the space facilities. Okay,
लार्जली द सैटेलाइट एंड हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट एसेंशियल्स, उनको ये फैसिलिटेट करेगा टू मॉडर्न डे वेयरफेयर विच हैज इमर्ज्ड एज अ फोकस थिएटर ऑफ कॉम्बैट। The challenges in the space domain range from adversaries, jamming, communication, GPS, satellites, बहुत सारी चीजें हैं। स्पेस रिलेटेड हमें काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो एक दूसरे की जो कंट्रीज है वो अलग अलग सैटेलाइट्स लेकर आ रही हैं, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया, एक जैमिंग देखने को मिल रही है हमें स्पेस के अंदर, ओके। और वो जैमिंग का क्या हो सकता है कि आगे जाकर वो एक लड़ाई का जरिया बन सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको लाने की बात करी जा रही है, स्पेस कॉम को लाने की बात करी जा रही है। एक चीज आप याद रखना, इंडिया लेकर आई अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति, ठीक है। हमने इसका प्रशिक्षण किया मिशन शक्ति का और ये हमारा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इंडिया बन गया फोर्थ टू हैव दिस टेक्नोलॉजी, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। ऑल्सो इन ऑर्डर टू एड्रेस द न्यू एज चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप 3 न्यू एजेंसीज। हमने 3 न्यू एजेंसीज भी बनाई हैं, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, ओके। लेट 2018 में हमने इसको बनाया। मोर ओवर the newly instituted Defense Space Agency will administer the DRDO, whose objective is to create weapons to deny, degrade, disrupt, destroy and deceive an adversary's space capability, ठीक है। तो 5 Ds हैं ये। मीन्स में आपको ये चीज़ें काम आ सकती हैं, ये कुछ फैंसी वर्ड्स होते हैं जिनको यूज कर कर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल सकती है अपने आंसर्स में, ओके। तो जीएस पेपर 3 में आपके ये काम आ सकते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं, ओके। Let's move on to the next topic, that is Svalbard, fastest warming town on the earth, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जो स्नो बेड है हमारे पास वो पिघल रहा है, सी लेवल रेज हो रहा है। इन सब के बीच में एक न्यूज आई 2019 में कि स्वेलबार्ड एक जगह है नॉर्वे में, वो फेस कर रहा है एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। Since 1970, average annual temperature have risen by 4 degrees Celsius in Svalbard, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है एवरेज एनुअल टेम्परेचर, बहुत ज्यादा है ये, विद विंटर टेम्परेचर राइजिंग मोर देन 7 डिग्रीज, ओके। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। द क्लाइमेट इन Svalbard 2100 रिपोर्ट also warns that annual mean air temperature in Svalbard is projected to increase by 7 to 10 degree. 7 to 10 degree बढ़ता हुआ नजर आ सकता है हमें end of this century. Since 1979, the Arctic sea ice extent has declined by nearly 12%. ठीक है, आर्टिक सी पे जो आइस का जो हमें एक बेड देखने को मिलता है वो nearly 12% नीचे आ गया है, कम हो गया है, with the most pronounced winter reduction in Svalbard and the Barents Sea area. Svalbard main town Loniyerbeg, with a population of slightly more than 2,000 people, it is the northmost town on the planet and also the fastest warming town on the earth. ठीक है, fastest moving town है Longyearbyen, it is in Svalbard only, okay. तो ये चीज भी आप याद रखना, ये कुछ छोटे छोटे एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तेजी से वार्मिंग टाउन कौन सा है, इट इज Svalbard in Norway. Let's move on to our next topic, that is asteroid impact deflector assessment. आइडा जो कि एक जॉइंट रिसर्च मिशन है ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इट्स अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू डिफ्लेक्ट द ऑर्बिट ऑफ वन ऑफ द 2 डिडिमॉस एस्ट्रॉइड, ठीक है। जो डिडिमॉस एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनको हटाने की, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की बात करी जा रही है, ओके। किसके थ्रू, एक इम्पैक्टर के थ्रू, ओके। डबल एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट टेस्ट डार्ट नासा प्रोवाइड करेगा एज अ कोलाइडर, ठीक है। वो स्मैश करेगा इन एस्ट्रॉइड में एंड फाइनली दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। सो एस्ट्रॉइड रिसर्चर्स विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग अ प्लैनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी जा रही है अगेंस्ट द ह्यूज एस्ट्रॉइड, will gather in Italy to discuss the progress of asteroid impact deflector assessment, okay. And asteroid hit is considered to be one of the most likely among all the causes कि कैसे एक्सटेंशन हुआ लाइफ ऑन अर्थ। हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके भी एंड का एक रीजन हम मानते हैं कि शायद कोई एस्ट्रॉइड हिट किया हो। इन जनरल देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ प्लैनेटरी डिफेंस अगेंस्ट एन एस्ट्रॉइड। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लोइंग अप द एस्ट्रॉइड बिफोर इट रीचेज द अर्थ, इससे पहले कि वो अर्थ की सतह पर टकराए पहले ही उसको ब्लो कर दिया जाए, वहां पर धमाका कर दिया जाए। सेकंड है डिफ्लेक्टिंग ऑफ
इट्स अर्थ बाउंड कोर्स बाय हिटिंग इट विद अ स्पेसक्राफ्ट। ओके, कि एक स्पेसक्राफ्ट से उसको हिट कर दें, उसके बाद वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। द एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्टर असेसमेंट प्रोजेक्ट सीक्स टू एक्सप्लोर द डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू डिफ्लेक्शन, कि हम डिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो ये एक जॉइंट मिशन लेकर आई है, ठीक है। एंड डबल स्पेसक्राफ्ट मिशन है टू डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉयड, ठीक है, कि एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करेंगे। टारगेट ऑफ आइडा ये है कि डबल डिडिमॉस एस्ट्रॉयड जो है उनको डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। डिडिमॉस इज अ नियर अर्थ एस्ट्रॉयड सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इट्स मेन बॉडी मेजर्स अबाउट 780 मीटर अक्रॉस, द स्मॉल बॉडी इज अ मूनलेट about 160 meter in diameter. The project aimed to deflect the orbit of the small body through an impact by one spacecraft. ठीक है, स्पेसक्राफ्ट के थ्रू इसको हिट किया जाएगा। नासा इज बिल्डिंग द डबल एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट टेट। हमें अभी बात करी कि डार्ट जो है नासा डेवलप कर रहा है, 2021 तक हमें यहाँ तक वो नजर आएगा। देन अ सेकंड स्पेसक्राफ्ट विल सर्वे द क्रैश साइट एंड गैदर द मैक्सिमम पॉसिबल डेटा। ठीक है, जो सेकंड स्पेसक्राफ्ट है वो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट कर लेगा। नाउ यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज कंट्रीब्यूशन इन द मिशन कॉल्ड हीरा which will perform a close-up survey of the post-impact asteroid। ठीक है, जो पोस्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे वो हेरा के थ्रू देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मेगालिथिक स्वॉर्ड अनअर्थ इन कोझिकोडे केरला। ओके, द स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन कोझिकोडे ने रिसेंटली अनअर्थ किया मेगालिथिक एरा आयरन स्वॉर्ड को, एक चिजल को, चिजल मतलब छेनी, ओके, एंड अ फ्यू डेकोरेटेड पॉटरी फ्रॉम a rock cut cave at Pothu-Vacheri in Kannur district of Kerala। ओके, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली है। जो स्वॉर्ड है वो 105 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इज सेड टू बी 2500 ईयर्स ओल्ड, काफी पुरानी बताई जा रही है। द रिकवरी ऑफ द इम्प्लीमेंट्स रिवील्ड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे द मेगालिथिक पीपल। मेगालिथिक कल्चर के बारे में देख लेते हैं। मेगालिथ्स रेफर टू लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स जो कि कंस्ट्रक्ट हुए हो एज ब्यूरियल साइट और एज कोमेमोरेटिव साइट। ब्यूरियल साइट मतलब जो ग्रेवयार्ड होते हैं, सिमेंट्री, मेमोरियल पार्क, ठीक है, ये सब आते हैं ब्यूरियल साइट्स में। तो यहाँ पर आपको डॉल्मिनॉइड सिस देखने को मिल जाएगा, दैट इज बॉक्स शेप्ड स्टोन ब्यूरियल चैम्बर्स। और उसके बाद आपको केर्न सर्कल्स देखने को मिल जाएंगे, दैट इज स्टोन सर्कल्स विद डिफाइंड पेरिफेरीज, एंड कैपस्टोन दैट इज डिस्टिंक्टिव मशरूम शेप्ड बरियल chambers found mainly in Kerala. Okay, commemorative megaliths include memorial sites. In India, archaeologists trace the majority of megaliths to the Iron Age, 1500 BC to 500 BC के बीच में हमें देखने को मिल जाते हैं। The megaliths are spread across the Indian subcontinent, आपको subcontinent में देखने को मिल जाएंगे। The majority of megalithic sites are found in peninsular India. जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर आपको जितनी भी साइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी, स्पेशली इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अब देखते हैं रॉक कट केव के बारे में। नेचुरल केव्स होते हैं ये, अर्लीस्ट केव्स हैं यूज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, यहाँ पे वो रहते थे। मोस्ट ऑफ द रॉक कट structures were closely associated with various religions and religious activities। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे traces मिल जाएंगे religions as well as religious activities के। as manifested by archaeological evidence, the Mesolithic period 6000 BC marked the first use and modification of early caves. The overhandling rocks embellished with petroglyphs। petroglyphs मतलब जो rock cut designs होते हैं that were created by carving, chiseling and abrading part of the rock surfaces form the early instances of such rock caves। तो petroglyphs आपके लिए important है। Prehistoric rock carving को हम petroglyphs कहते हैं। ओके, तो ये था इसके बारे में। Let's move on to the next topic, that is Global Livability Index। Indian cities have not fared too well in the Economist Intelligence Unit Global Livability Index for 2019। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि Economist Intelligence Unit निकालती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर 2019। ठीक है, न्यू दिल्ली ने रैंक किया 118th रैंक। ओके, एंड बिगेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है इन एशिया, वेयर एज मुंबई आल्सो फेल 2 places सिंस लास्ट ईयर टू रैंक 119th। ठीक है, तो हमारी इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। यह आप देख सकते हैं, सबसे पहले आया है वियना,
ओके, फिर उसके बाद मेलबर्न, सिडनी, ओसाका, ये कुछ सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लिवेबल बताई जा रही हैं। ओके, द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज़ एज रैंक बाय ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई, हमने क्राइटेरिया यूज़ करे जैसे स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। द डिक्लाइन इन मुंबईज रैंक वाज मेनली ड्यू टू द डाउनग्रेड इन इट्स कल्चरल स्कोर, जो कल्चरल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा। न्यू दिल्ली हैज़ फॉलन इन द इंडेक्स बिकॉज ऑफ द कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल स्कोर, ठीक है, हमारे तो दोनों ही खराब थे। एज वेल एज फॉल इन द स्टेबिलिटी स्कोर ओनिंग टू राइजिंग क्राइम रेट्स, जो क्राइम रेट्स है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय वियना, ऑस्ट्रेलिया फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, दूसरे लगातार साल के लिए वियना ने किया है टॉप। एशियन सिटीज ओवरऑल हैव स्कोर्ड स्लाइटली बिलो द ग्लोबल एवरेज, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है व्हेन वी टॉक अबाउट द एशियन सिटी। अमंग द 10 लीस्ट लिवेबल सिटीज ग्लोबली 3 आर फ्रॉम एशिया, ये आप देख सकते हैं, पापुआ न्यू गियाना, पाकिस्तान कराची एंड बांग्लादेश ढाका, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है। अमंग द ब्रिक्स कंट्री आपको सुजो फ्रॉम चाइना वाज रैंक्ड 75th, while India's capital न्यू दिल्ली, हमारी रैंक बहुत ही ज़्यादा खराब रही, दैट इज ओनली 118th रैंक। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में याद रखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है इसको, इट कंसिडर्स 140 cities for ranking. The ranking is based on stability, healthcare, culture and environment, education, infrastructure. Let's move on to the next topic, that is Institute of Eminence Scheme. Recently 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने डिक्लेयर किए 5 पब्लिक यूनिवर्सिटीज को इन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ठीक है। इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, IIT खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। Earlier in the first round under IOE scheme 6 institutions were selected, ठीक है, अभी और ये आ गए हैं 5। बेनिफिट ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये कुछ हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल गेट एडिशनल फंडिंग अप टू 1000 करोड़, 1000 करोड़ तक की आपको फंडिंग मिल सकती है अगर आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। कंप्लीट एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी आपको। एक्सेप्शन फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन, अगर आपको कोई भी एकेडमिक कोलैबोरेशन करनी है विद फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीडम टू हायर पर्सोनल फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रीडम टू रिक्रूट फैकल्टी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, लिमिट है 25% की, ठीक है, आप बाहर के देशों से भी जो फैकल्टी है उनको बुलवा सकते हैं। फ्रीडम टू हैव ओन ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड सिस्टम, आपके पास खुद का मेरिट बेस्ड सिस्टम हो सकता है फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल्सो फ्रीडम टू एडमिट एडिशनली फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन मेरिट, मैक्सिमम 30% बताया जा रहा है इसमें। फ्रीडम टू ऑफर कोर्सेज विद इन अ प्रोग्राम एज वेल एज टू ऑफर डिग्रीज इन न्यू ईयर एरियाज, ओके। फ्रीडम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर, की कोर्स स्ट्रक्चर आप अपनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल करवाएंगे, उसके बाद उन्हें ये पढ़ना है, ये उनका कोर्स है। फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग ऑफ कैरिकुलम एंड सिलेबस, आपके पास फैसिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रीडम टू ऑफर ऑनलाइन क्लासेस, आप ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इंस्पेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ठीक है, यूजीसी को कोई इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है इसकी मदद से ये देखने को मिलेगा कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, और भी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है। ऑल्सो अगर उनको फंड की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उनको फंड कर पाएगी, और हम कोशिश कर पाएंगे कि हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो वर्ल्ड की जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिस्ट में आ सके। अभी हमारे देश के इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं अच्छे जो कि ग्लोबल रैंकिंग में अच्छा स्कोर करते हो, तो इसके थ्रू हमारी यही एक इच्छा है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट हों वो और भी ज़्यादा बेहतर वर्क करें, और भी ज़्यादा अच्छी उनकी रैंकिंग हो ग्लोबली। Let's move on to the next and last topic for today, that is indoor air pollution. According to Center for Science and Environment CSE, 3-year average level of PM 2.5, ठीक है, 2016-18 में 25% कम था एज कम्पेयर टू 2011 एंड 14। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडोर एयर पोल्यूशन होता क्या है। ये आप सब देख सकते हैं कि कुछ सोर्सेज जिनके थ्रू जो
इंडोर एयर पोल्यूशन है वो बढ़ सकता है कि बाथरूम में, बेडरूम में या डिफरेंट एरियाज में आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। ओके, तो ये एक आपको ऐसी थिंकिंग प्रोवाइड करेगा जो कि आपने कभी नहीं सोची होगी। हम जब भी पोल्यूशन की बात करते हैं, वी एसोसिएट इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, बट वी नेवर थिंक ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूशन। ओके, तो इंडोर एयर पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। सीवियर PM 2.5 लेवल हैव कम डाउन सिंस 2015। दिल्ली स्टिल नीड टू कट पोल्यूशन लेवल बाय 65%। दिल्ली के अंदर फिर अभी भी जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड जो एयर पोल्यूशन है एंड इंडोर एयर पोल्यूशन है वो इनसेपरेबली लिंक्ड है एक दूसरे से, एज पीपल स्पेंड अराउंड 90% ऑफ देयर टाइम स्टेइंग इंडोर्स, ठीक है। ज़्यादातर लोग घर पे ही रहते हैं, तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2019, दे एस्टिमेटेड 846 मिलियन पीपल इन इंडिया वर एक्सपोज टू हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन in 2017. That forms around 60% of population. 60% of country's population एयर पोल्यूशन की जो एम्बिट है उसके अंदर आती है। गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। उनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। सबसे पहला है प्राइमरी गैसेज। प्राइमरी गैसेज में वो सारी गैसेज आएंगी दैट आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ओके, डायरेक्टली सोर्स के थ्रू आती हैं, जैसे एग्जांपल पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो यूज करते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, ऑफिस प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ गैसिंग, इन सब के थ्रू हमें देखने को मिलता है। माइक्रोबियल एंड ह्यूमन मेटाबॉलिक एमिशंस, ठीक है, इन सब के थ्रू हमें देखने को मिलता है। दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी गैसेस। देन सेकंड है सेकेंडरी गैसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये हमें देखने को मिलता है, जैसे कुकिंग रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ VOC जिन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर पार्टिकल्स। ओके, VOCs एंड NOx जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ओजोन। ओके, तो ये चीज आप याद रखना। द ग्राउंड लेवल ओजोन नॉट ओनली हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ बट इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पोल्यूटेंट इन स्मॉग, ठीक है। ओजोन लेयर हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट। बट अगर हमें एक ग्राउंड लेवल ओजोन देखने को मिलेगी तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हेल्थ सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओके, एंड टाइप 2 डायबिटीज रेज हो सकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, आपके बॉडी के अंदर सूजन हो सकती है, ब्रेन के अंदर सूजन हो सकती है। पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम बर्निंग सिगरेट, मॉस्किटो कॉइल्स, ठीक है, ये सब जो हम घर में अपने नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं हमारे बॉडी में। वे फॉरवर्ड यही है कि सिंपल मेजर्स सच एज कुकिंग विद एप्रोप्रिएट वेंटिलेशन, कि आप जहाँ पर भी कुक कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे देश में ज़्यादातर जो किचन होते हैं वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन होते हैं, क्यों? जिससे वेंटिलेशन हो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरत है कि वेंटिलेशन हो, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हो, अ लॉट ऑफ गैसेस कम आउट, तो उन गैसेस के एस्केप करने का भी एक जरिया होना चाहिए। अवॉइडिंग द यूज ऑफ इंसेंस स्टिक्स एंड कैंडल्स, कि कैंडल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें। रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि रूम फ्रेशनर्स में बताया जाता है कि पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दे हैव एरोसोल्स, ठीक है, जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड रिस्ट्रिक्टिंग द इनफिल्ट्रेशन ऑफ आउटडोर एयर, ओके, कीप अ चेक ऑन इंडोर एयर पोल्यूशन की एक चेक रखा जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिल्डिंग इन इंडिया often have natural ventilation and tend to be leaky. Special care is needed to fully seal the building, कि अच्छे से आप उसको सील कर दो, ठीक है। इसके बारे में बात करें। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, वहां पर उसको प्रेस कर जाना, लाइक का बटन दबाकर जरूर जाना, ओके। यू हैव कमेंट सेक्शन जहाँ पे आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE एग्जामिनेशन, दिस इज द 1 point solution that you want, ठीक है। एक ऐसा चैनल जो कि आपके लिए कोशिश कर रहा है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो यार आपको सब्सक्राइब भी तो करना है, सब्सक्राइब करो और जितनी भी जो वीडियोस आ रही है उनसे नॉलेज गेन करो। आपका ही फायदा होने वाला है, आपका ही बेनिफिट होने वाला है, ओके। तो ऐसे ही हमारे साथ सीखते रहिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।